इन साथियों, आज हम लोग न्यूटन्स के गति संबंधी नियम पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे यन यल यम कहते हैं, यन यल यम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आईईआरटी और पॉलिटेक्निक के नज़रिए से यह चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। गति के समीकरण यदि आप बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं और सदिश बढ़िया से पढ़े हैं तो न्यूटन के गति संबंधी नियम आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ आपको बल पढ़ना होगा, संवेग पढ़ना होगा। बल और संवेग दोनों चीज़ें सदिश राशियाँ हैं। फिर न्यूटन के गति संबंधी नियम, जो 3 उन्होंने नियम दिया था, उसी पर न्यूमेरिकल अपने को देखना है। तो देखिए, उस कड़ी में आइए आपको बल पहले पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम पहले बल पढ़ेंगे, जड़त्व पढ़ेंगे, फिर गति संबंधी नियम जो है उनका वो पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण, फिर सवाल। तो आइए इस कड़ी में हम शुरू करते हैं बल। चलिए, बल क्या होता है? बल क्या है? बचपन से पढ़ते आए हैं। बल एक धक्का है या खिंचाव है, पुश है और पुल है। धक्का या खिंचाव बल होता है। बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। तो बल पुश और पुल होता है, ठीक है। बल क्या है? बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। प्रयास करता है। बल क्या है मेरे भाई? एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, हो सकता है वो उसका पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है उसका पोजीशन न बदले। अब जैसे इस पर अगर हम बल लगाएं तो इसका पोजीशन कहाँ बदलेगा? नहीं। तो धक्का या खिंचाव तो फील करेगा ही। और किसी दूसरी वस्तु पे अभी चेयर को इधर से उधर खींच लें तो चला आएगा, पोजीशन उसका बदल जाएगा। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, ठीक है। एक धक्का या खिंचाव होता है। अच्छी बात है सर, बल एक धक्का या खिंचाव है, ठीक। तो इसके मात्रक भी होंगे। यह कौन सी राशि है? तो सबसे पहले तो हम राशि ही बताए हैं अभी। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। F से प्रदर्शित करते हैं। सर ये F क्या है? वेक्टर F है। F के ऊपर तीर लगा है। तीर लगाने का मतलब सदिश राशि है। इसका परिमाण क्या होता है? तो मॉड ऑफ वेक्टर F होता है। वेक्टर पढ़ाए थे। बल के परिमाण को मॉड ऑफ वेक्टर ए या F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम केवल F देखते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसके ऊपर एरो है तो दिशा भी है, क्योंकि सदिश राशि है तो दिशा भी होगा। जी सर, ये क्या है? मॉड। जो मॉड ले लेते हो किसी भी सदिश राशि का तो क्या आ जाता है? परिमाण आ जाता है उसका। जी सर, मॉड ऑफ वेक्टर F लिख देंगे तो F के बराबर ही होता है। हम सदिश में समझाए थे आपको। अच्छा सर, तो इसके अब मात्रक भी बताने पड़ेंगे। जी सर, तो बल के मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बल के मात्रक जरा इनको देखिएगा। बल के मात्रक में सबसे पहले मात्रक लिखते हैं न्यूटन, फिर लिख देते हैं डाइन, ठीक, फिर लिख देते हैं किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
फिर लिख देते हैं कुछ और एकदम, किग्रा भार, ठीक, किग्रा भार। और कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हो भाई, क्या, ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो जी। ये जो है वो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है। ये क्या है सर, ये सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक है बल का। सर ये क्या है, ये मूल मात्रकों के पदों में है, मूल मात्रकों के पदों में। अब देखो मूल मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का किग्रा होता है मूल मात्रक, और लंबाई या दूरी का मीटर होता है, और समय का सेकंड होता है। तो यह बराबर एम से जब आप पढ़ते हैं तो यम मतलब किग्रा और ए माने त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मूल मात्रक के पदों में लिख दिए हम। सर किग्रा भार क्या है, ये गुरुत्वीय मात्रक है, ये क्या है, गुरुत्वीय मात्रक है, गुरुत्वीय मात्रक है। ये क्या है, सीजीएस पद्धति में मूल मात्रक के पदों में है, सीजीएस पद्धति में मूल मात्रकों के पदों में है। तो इन सब का मान भी जरूरी है जी। एक न्यूटन बराबर होता है 1 किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही चीज़ होता है। मतलब 1 न्यूटन कहो या 1 किग्रा मीटर पर सेकेंड, एक ही चीज़ है। अच्छा कोई बात नहीं सर, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के, तो 1,00,000 डाइन, 1 न्यूटन अकेले 1,00,000 डाइन के बराबर है। सोच लो कितना खतरनाक न्यूटन डाइना है, 1 न्यूटन अकेले 1,00,000 डाइन के बराबर है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन, 10⁵5 मतलब 1,00,000, 10⁵5 डाइन कहाँ से आता है, प्रूफ कर देंगे अभी। 1 डाइन जो होता है यही सीजीएस पद्धति में मात्रक है ना, 1 डाइन को ही ये कहते हैं जो सामने पड़ा है, 1 ग्राम सेमी पर सेकेंड स्क्वायर, जो 1 डाइन है उसी को कहते हैं, ठीक। और 1 किग्रा भार, ये जरूरी है ध्यान देना, 1 किग्रा भार, 1 किग्रा भार, ये इंपॉर्टेंट है। 1 किग्रा भार बराबर होता है जी न्यूटन। सर जी न्यूटन, हाँ 1 किग्रा भार बराबर जी न्यूटन होता है। अब यदि नीचे लिख दें, चलो इधर देखो, यदि जी बराबर 9.8 न्यूटन, सॉरी जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया होता है, तो 1 किग्रा भार बराबर 9.8 न्यूटन के हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। और यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, तो 1 किग्रा भार बराबर 10 न्यूटन के हो जाएगा। बोलो बातें समझ में आ गई कि नहीं। मतलब जी के स्थान पे हम अगर 9.8 दिया है तो 9.8 लिख देंगे, और 10 दिया है तो 10 लिख देंगे। तो ये किग्रा भार को अगर कहीं लिखा है तो उसे बदल लेंगे तुरंत जी न्यूटन में। जी का वैल्यू 9.8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो 9.8 न्यूटन भी हो सकता है, 10 न्यूटन, जैसा सिचुएशन रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतनी बातें आप पहले बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बनाइए। देखिए क्या बल के प्रकार, क्या पढ़ना है, बल के प्रकार। तो बल के जो प्रकार होते हैं उसे 2 प्रकार से आप तोड़ सकते हैं। एक संतुलित बल होता है, संतुलित बल, बैलेंस फोर्स, ठीक है, संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स। और एक अनबैलेंस फोर्स, दूसरा क्या, असंतुलित बल, असंतुलित
असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स। दो प्रकार के फोर्स आप पढ़ सकते हैं, संतुलित और असंतुलित। सर संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल इसी में पढ़ लेते हैं। क्या होता है संतुलित बल? सर संतुलित बल देखिए, जब किसी भी पिंड, वस्तु, निकाय, सिस्टम कुछ भी हो, जब किसी भी वस्तु पर, अब वस्तु लिख दे, पिंड लिख दे, निकाय लिख दे, सिस्टम लिख दे, सब एक है। जब किसी भी वस्तु पर दो या दो से अधिक, एक नहीं, दो या दो से अधिक होने चाहिए, दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि उनका नेट फोर्स 0 हो जाए। मतलब ये देखो, इधर से भी आप 5 न्यूटन का लगा दो, इधर से भी आप 5 न्यूटन का लगा दो, इधर से आप 2 न्यूटन का लगा दो, इधर से भी आप 2 न्यूटन का लगा दो, तो एफ नेट क्या होगा? सर एफ नेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। भाई इस दिशा में 5 तो इस दिशा में 5 कैंसिल, इस दिशा में 5 ऊपर से 5 कैंसिल, ठीक है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो 2 या 2 से अधिक, 2 भी लगा सकते थे, इस दिशा से 5, इस दिशा से 5, तब भी काम हो जाता, तब भी नेट फोर्स 0 होता। बाह्य बल 0 नहीं, नेट फोर्स, उस पर जितने भी बल लगाना हो, 1 लाख बल लगा दो, लेकिन सभी का नेट फोर्स जो आएगा, परिणामी जो आएगा, वो 0 आना चाहिए। जब किसी भी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगे कि, लगाए जाए या लगे कि, लगाए जाए भी लिख सकते हो, लगे कि उनका नेट फोर्स, नेट बल, मतलब एफ नेट 0 हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? बस खत्म बात, तो उन्हें संतुलित बल कहते हैं। तब पोजीशन, वस्तु की पोजीशन में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं सर, वस्तु जहां है वहीं रहेगी। भाई जितना बल इधर से उतने बल इधर से, जितना बल आगे से उतने बल पीछे से, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। बोलो हाँ या ना, सही बात है कि नहीं? अब इसके एग्जाम्पल में आप और भी देख सकते हो, सूटकेस लेके जा रहा है कोई, जितना बल नीचे लग रहा है सूटकेस पर, उतने बल ऊपर लग रहा है, तो बैलेंस फोर्स है, ठीक है कि नहीं? हाँ, जितना बल रस्सी से उधर खींच रहे हैं लोग, दो, एक रस्सी है, 2 लोग उधर पकड़े हैं, 1 लोग इधर पकड़े हैं, 2 लोग उधर मिल के जितना बल लगा रहे हैं उतना एक अकेले लगा रहा है। अरे एक खली होगा ना, बड़ा आदमी, बड़ा शरीर, बड़ा बल, 2 लोग उधर मिल के लगा रहे हैं, तो जब फोर्स दोनों तरफ बराबर है तो न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे, बैलेंस रहेगा। कहते नहीं बैलेंस कर दिए, तो बैलेंस ही फोर्स तो बता रहे हैं, मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। नेट फोर्स क्या होता है? 0। समझ में आया जी? जो नेट फोर्स होता है एफ नेट, वो 0 आता है, परिणामी 0 आता है। तो असंतुलित क्या होगा? बस परिणामी 0 ना हो तो असंतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगाए जाएं कि उनका परिणामी या नेट बल एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 क्या हो? 0 ना हो। अरे हैज नहीं, नॉट इक्वल टू, एक बारी काट दो, नॉट इक्वल टू 0 मतलब शून्य न हो। इसे क्या लिखेंगे? शून्य न हो, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0, एफ नेट नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होते हैं? असंतुलित बल होते हैं, मतलब एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। जैसे मान लीजिए इधर लगा दिए आप 7 न्यूटन का फोर्स और इधर से लगाए आप 5 न्यूटन का फोर्स।
अब बताइए किधर जाएगा, इधर से 7 लग रहा है, उधर से 5, तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, 2 न्यूटन आएगा। और किस डायरेक्शन में, 2 न्यूटन इसी डायरेक्शन में जाएगा। बोलो, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है तो इसी फोर्स के डायरेक्शन में विस्थापित हो जाएगा। तो इस असंतुलित बल में पोजीशन चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन संतुलित बल में पोजीशन चेंज नहीं होता। समझ रहे हैं? तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है तो संतुलित बल चाहिए कि असंतुलित, तो असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स ऐसा लगाइए बैलेंस न रहे, अनबैलेंस रहे, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। और नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, जो जहां है वहीं पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार दो प्रकार के बल हम पढ़ते हैं, एक बैलेंस एक अनबैलेंस। थ्योरी समझ में आ गई जी? तो इसे बना लीजिए। फिर देखिए क्या हम लोग पढ़ने चले हैं, जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व मतलब कोई गुण बता रहा है, किसी वस्तु का एक गुण है, और सही पूछो तो विरोधी गुण होता है। जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का विरोधी गुण है, मतलब वो विरोध करता है किस चीज़ का, पोजीशन चेंज का, स्थिति परिवर्तन का। मतलब किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। मतलब हर एक वस्तु में, दुनिया की हर एक वस्तु जिस अवस्था स्थिति में है उसी अवस्था स्थिति में रहना चाहती है। कोई अगर रुका है तो रुका रहना चाहता है, कोई अगर एक समान गति से चल रहा है, एक समान गति में पढ़ाए थे, एक समान गति मतलब एक्सीलरेशन 0, समान समय में समान समय अंतराल अगर कोई तय कर रहा है तो समान समय में समान विस्थापन तय कर रहा है तो एक समान वेग एक समान गति कहलाता है, बताए थे। तो एक समान गति से जा रहा है तो उसी गति से जाना चाहता है। वेग यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि अब दिशा भी सेम रहेगी, अगर इस दिशा में जा रहा है तो वो उसी दिशा में वो चलता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स से मतलब नहीं है यहाँ, एक्सटर्नल फोर्स से अब 2 फोर्स एक्सटर्नल लग जाए, संतुलित फोर्स लग जाए तब तो बेकार हो जाएगा। मतलब नेट फोर्स न कार्य करे, नेट फोर्स जो कार्य करेगा वो असंतुलित होना चाहिए, तब उसका चेंज होगा। क्या चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, एक्सेलरेशन भी चेंज, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बल की बात तो न्यूटन साहब करेंगे, जड़त्व तो गैलीलियो साहब का देन है। तो चलो, जड़त्व में क्या कहते हैं, किसी वस्तु का एक स्वभाव होता है, नेचर होता है कि वह अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। रुका है तो रुका रहना चाहता है, एक समान गति से जा रहा है तो उसी गति से जाता रहेगा, ठीक है। अर्थात प्रत्येक वस्तु में एक विरोधी गुण पाया जाता है अपने अवस्था परिवर्तन के विरोध करने का, और यही गुण क्या कहलाता है, जड़त्व। जड़त्व इज नथिंग ओनली अपोजिंग वर्च्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मास्टर। हाँ मतलब एक विरोधी गुण है, विरोधी स्वभाव है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया, इनर्टिया नहीं, इनर्शिया, जड़त्व, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो उसके स्थित परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी स्थित परिवर्तन का विरोध करता है। अब स्थित परिवर्तन मतलब क्या होता है भाई, यहाँ स्थित परिवर्तन 2 भागों में यहाँ हो सकता है, ठीक है, 2 प्रकार से हो सकता है। मतलब वो विराम में अगर है, अगर विराम में है तो विराम परिवर्तन का विरोध, और एक समान गति से जा रहा है तो एक समान गति में चेंज का विरोध। मतलब ये नहीं कि रुका ही रहेगा तभी, 2 तरह से हो सकता है। रुका है स्थित 2 प्रकार की हो सकती है, मतलब आप जा रहे हैं एक समान वेग से तो उसी वेग से तब उसका भी विरोध करेगा, मतलब कोई रोकना, अपने मन से ऐसे नहीं होगा कि रुक जाए। रुके हैं तो अपने मन से चल नहीं देंगे जब तक कोई बाहर बढ़ ना लगे। तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसके स्थित परिवर्तन का विरोध करता है क्या कहलाता है, जड़त्व। और जड़त्व जो होता है विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। अगर लिखना हो यहाँ लिख देते हैं, क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। काम खत्म। अच्छा सर, जो जड़त्व होता है ना, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अनुक्रमानुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समानुपाती जिसे कहते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। समझ रहे हैं बात को? मतलब जड़त्व जो होता है भाई साहब, किसी वस्तु का जड़त्व इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब समझ रहे हैं, अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट है कि मास अधिक होगा तो जड़त्व अधिक होगा, और मास कम होगा तो उसकी तुलना में जड़त्व कम होगा। मतलब क्या? अवस्था परिवर्ती विरोधी गुण, पोजीशन चेंज करने का विरोध करने वाला गुण अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। कोई भारी चीज़ है, हाँ, तो विराम में पड़ी है, तो उसको आप अगर विराम की अवस्था चेंज करना चाहते हो तो विरोध ज़्यादा करेगा, मतलब ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब कोई भारी वाहन है, ट्रक आ रहा है, उसको रोकना चाहते हो, एक समान वेग से आ रहा है, उसे रोकना चाहते हो, तो आपको भारी मास ज़्यादा है तो विरोध, आप उसे रोकना चाहते हो तो रोकने का विरोध कर रहा है, कह रहा है ना ही हम एक समान वेग से जाबे करब। लेकिन साइकिल आ रही है एक समान वेग से, उसी वेग से, अब उसको तो रोक दे रहे हो क्योंकि मास कम है ट्रक की तुलना में। समझ रहे हैं? हाँ, कोई ये पड़ा है सड़क पे, इसको उठा के ऐसे नहीं ऐसे कर दिए, ये कह रहा है ठीक है कर लो क्योंकि हमारा मास कम है। कह रहा है ठीक है, बुलडोजर पड़ा है उठा के इधर उधर कर दो ट्रक पड़ा है इधर उधर कर दो, ट्रैक्टर पड़ा है इधर उधर कर दो, नहीं, ये पड़ा है बेचारा उठा कर दिए। मास डिपेंड करता है, जड़ तो किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास अधिक होगा तो विरोधी गुण ज़्यादा होगा। कौन सा विरोधी गुण? स्थित परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण, क्योंकि स्थित परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण ही जड़त्व कहलाता है। ठीक सर, बढ़िया है। और जड़त्व कितने प्रकार हो जाता है? 3 प्रकार का। तो जड़त्व के प्रकार में अगर हम देखें तो जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार में 3 प्रकार का जड़त्व हम लोग देख लेते हैं। पहले प्रकार के जड़त्व क्या होता है? विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। और दूसरे प्रकार का जड़त्व क्या होता है सर? गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। और तीसरे प्रकार का जड़त्व क्या होता है? दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और ये क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब 3 प्रकार का जड़त्व होता है। इसका मतलब क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? विराम का जड़त्व क्या होता है? गति का जड़त्व क्या होता है? दिशा का जड़त्व क्या होता है? इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, पहले इतना बना लो। देखिए, विराम का जड़त्व क्या होता है? यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है। तो विराम में स्थित परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण, विराम की स्थित परिवर्तन का विरोधी गुण, विराम की स्थित परिवर्तन का विरोधी गुण। किसी वस्तु के विराम का जड़त्व क्या होता है? उसके विराम के स्थित परिवर्तन का विरोधी गुण है, अर्थात स्थित परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल क्या है बताइए जरा। तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे कोई हम ऐसे खड़े हैं बस में खड़े हैं, ठीक है, बस में ऐसे खड़े हैं, ठीक। अचानक बस चल गई। जब अचानक बस चल जाती है तो पैर बस के सरफेस से लगा हुआ है तो वह तो बस के साथ चला जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है हमारा वह अभी विराम में था। तो क्या करना चाहता है? विराम में ही रहना चाहता है। तो विराम का स्थित परिवर्तन करने का विरोध करता है।
अर्थात यह विराम का जड़त्व है। तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल क्या, रुकी हुई बस में खड़ा व्यक्ति, रुकी हुई बस में खड़ा व्यक्ति अचानक बस चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है ना, चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है। मतलब कैसे, जैसे खड़ा है, अचानक बस चल गई, तो अब जहाँ ये पैर तो आगे चला गया, बस के साथ है, लेकिन हमारा ऊपरी हिस्सा जहाँ है वहीं है। चटाई पे खड़े हैं आप, चटाई कोई खींच लिया तो पैर तो चटाई के साथ लगा था, चला गया, ऊपरी हिस्सा जहाँ का तहाँ रहने लगा। ठीक है। आम, बगीचे में आम तोड़े होंगे, ये डाली है आम की, ये देखो आम बनाना नहीं आता, ये मत सोचना कि सर आम नहीं बनाना आता आपको, हमको नहीं बनाना आता तो काले दिक्कत है, चाहे जैसे हम, ये आम है। अब क्या करते हैं, डाली ऐसे ऐसे हिलाते हैं, जब डाली खुलाएंगे तो ये देखो ये हिस्सा क्या है, डाली के साथ है, तो डाली के साथ है, इधर उधर होना चाहता है, लेकिन ये वाला क्या है, चुपचाप विराम में सो रहा है बेचारा, अभी ये हिस्सा वहीं पड़ा रहना चाहता है, जबकि डाली इधर उधर जा रही तो उसके साथ ही लगा है, ये इधर उधर जाना चाहता है और ये जहाँ का है वहीं रहना चाहता है, तो दोनों में क्या है, विराम में रहना चाहता है ना, तो यहाँ टूट के गिर जाता है। ये बहुत होता है, ये आगे पीछे जाना चाहता है और जहाँ वहीं रहना चाहता है, टूट के गिर जाता है, कमजोर। इसीलिए ऐसे जब बगीचे में जाते हो तो मन मन करके आम तोड़ लेते हो। तो एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, बाकी दुनिया में बहुत से एग्जाम्पल हैं जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं। मतलब कोई वस्तु अगर रुकी है और अचानक मोशन में आ गए, जहाँ पर कोई वस्तु है, जैसे ट्रेन में है, बस में है, कार में है, अब हम तो बैठे हैं, अचानक ट्रेन बस मोशन में आ गए, तो जो हिस्सा बैठा है सरफेस के पास है वो तो मोशन में आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ लगा हुआ है। ऊपरी हिस्सा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, और जब रेस्ट में रहेगा तो झटका हम ऊपरी हिस्सा जहाँ है वहीं रहना चाहेगा और नीचे का पैर क्या होगा, आगे चला जाएगा। समझ गए। तो इसे क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व। दूसरा क्या है सर, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, सीधी सी बात है, जैसे विराम की स्थिति परिवर्तन का विरोधी गुण है, वैसे गति की स्थिति के परिवर्तन विरोधी है। गति की स्थिति परिवर्तन विरोधी गुण, विरोधी गुण। अब ये समझो, गति जो कह रहा है वो सीधी सी बात है, एक समान गति है, एक समान गति। जो गति कहता है वो कौन सी गति होती है, एक समान गति। एक समान गति से जा रहा है, अब उसका पोजीशन तुम चेंज करना चाहते हो, या पीछे से आके धक्का दे दिए तेज से तो बहुत तेजी से मनमना के आगे चला गया, या तो वो आ रहा है सामने से आके रोक दिए तो उसके पोजीशन को आप चेंज करना चाहते हैं, तो विरोध करता है। वही विरोधी गुण क्या होता है, जड़त्व। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं वही बस वाला एग्जाम्पल फिर लेता हूं कि अभी बस रुकी, बस में खड़ा व्यक्ति अचानक बस चलने पर पीछे की ओर झुक जाता था ना। अब यहाँ क्या होगा, बस चल रही है, मन आप खड़े हैं बस में, अब अचानक कोई आगे आ गया, डिवाइडर या कुछ पड़ गया, ड्राइवर के पास तो ब्रेक है, मार दिया ब्रेक। अब आप जब भाई खड़े हैं वहाँ, आपको तो पता ही नहीं था कि यहाँ ब्रेक लगने वाला है, और जो पैर है वो बस के सरफेस के साथ था, तो बस रुकी तो पैर तो रुक गया, ऊपरी हिस्सा अभी मोशन में है आपका, तो आप क्या करेंगे, जिस वेलोसिटी से जा रहे थे उसी वेलोसिटी से आगे जाते रहेंगे, और ऊपरी हिस्सा क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएगा, और संभाल पाए तो संभाल पाए, और नहीं तो फिर आगे कार्यक्रम समझते ही हैं, दो एक दांत इधर उधर हो ही जाएगा। तो समझ रहे हैं। तो एक समान गति की स्थिति परिवर्तन का विरोधी गुण, स्थिति परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण है जड़त्व। सीधी सी बात है, जड़त्व स्थिति परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण। तो यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल इसका क्या, अब बस ट्रेन कुछ भी कह दे एक ही बात है। चलो तो लिख सकते हैं कि एक समान गति
से, ठीक है, चलती हुई किसी बस में, ठीक है, एक समान गति से चल रहा था, एक समान गति से चलती हुई किसी बस में खड़े व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति या खड़े व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति, एक समान गति से चलती हुई किसी बस में खड़ा व्यक्ति अचानक ब्रेक लगने पर, वहाँ क्या हुआ था, बस चलने पर, यहाँ क्या हुआ, ब्रेक लगने में, अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है, अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुक जाता है। ये कौन सा जड़त्व है, गति का जड़त्व है, क्योंकि शरीर क्या थी, गति में थी, तो पैर तो बस के साथ विराम में आ गया, लेकिन ऊपरी हिस्सा अभी भी गति में था, इसलिए आगे की ओर झुक जाता है। समझ में आ गया बात? जी सर। तीसरी बात क्या है, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होता है, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में, हालांकि ये जो एक समान गति या एक समान वेग वाला है उसी से काम हो जाता है, इसको नहीं लिखना, लेकिन लिख लो, समझ लो दिशा का भी परिवर्तन। तो यहाँ भी वेग का हुआ तो समझो इसका भी हो गया। तो होता क्या है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में शरीर जाना चाहता है, अचानक मोड़ आया, हाँ एक मोड़ आया गाड़ी तो मुड़ गई और शरीर क्या कर रहा है, नहीं हम उधर ही जा, तो गाड़ी इधर गई तो आपका पीछे झटका, पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो दिशा का जड़त्व ये है। दिशा का जड़त्व मतलब कौन सा ये गुण हो जाएगा, देखो जैसे विराम का स्थित परिवर्तन का विरोध करने वाला, एक समान गति के स्थित परिवर्तन का विरोध करने वाला, तो दिशा के स्थित परिवर्तन का विरोध करने वाला या दिशा का विरोधी गुण, दिशा परिवर्तन का विरोधी गुण। किसी वस्तु में दिशा परिवर्तन का जो विरोधी गुण होता है वो दिशा का जड़त्व कहलाता है। समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया मतलब किसी मोड़ पर जब वाहन मुड़ता है तो व्यक्ति उसके विपरीत दिशा में झुक जाता है। चाहे तो यहाँ लिख सकते हो क्वेश्चन एग्जाम्पल में, किसी मोड़ पर वाहन के मुड़ने के विपरीत दिशा में व्यक्ति का झुक जाना। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये दिशा का भी जड़त्व होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बना लो। फिर हम लोग पढ़ेंगे अब अगली क्लास में न्यूटन के गति संबंधी नियम। गति संबंधी नियम पढ़ाने के लिए हम माहौल बना रहे थे। अभी जड़त्व तो आता पहले, जो न्यूटन का पहले गति संबंधी नियम है उसमें जड़त्व का नियम आता है, गैलीलियो साहब का है। तो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन के पहले गति संबंधी नियम को। दूसरा गति संबंधी नियम जो है वो फोर्स देगा, संवेग परिवर्तन की दर को फोर्स कहते हैं, या किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह न्यूटन का दूसरा नियम होगा। बड़ा जबरदस्त, इसी दूसरे नियम पे सवाल है, लेकिन दूसरा नियम पढ़ने से पहले हम संवेग पढ़ लेंगे कि संवेग क्या होता है। ठीक है, पहले पहला नियम पढ़ेंगे, फिर संवेग पढ़ लेंगे, तो दूसरा नियम पढ़ लेंगे, या संवेग पढ़ के फिर तीनों नियम पढ़ लेंगे, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये सब पढ़ेंगे। फिर संवेग संरक्षण क्या होता है, ये सब बातें करेंगे। और अगली क्लास में हम लोग बहुत बेहतरीन लेक्चर होगा और न्यूटन साहब के नियम को समझेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।